नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। आपको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि गैर हिंदुओं को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। भागवत के सुझाव को अब अमली जामा पहनाते हुए और धार्मिक अल्पसंख्यक को ध्यान में रखते हुए एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे सूफी संवाद महाअभियान सूफी वार्ता का नाम दिया गया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने 12 अक्टूबर को लखनऊ में सूफी संवाद महाअभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 100 से ज्यादा दरगाहों के करीब 200 सूफी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान उनसे पूरे भारत में मुसलमानों तक मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को संदेश पहुंचाने का अनुरोध किया गया। दरअसल सूफी आम लोगों के बीच रहते हैं, बहुलवाद की शिक्षा देते हैं और धर्म, जाति और पंथ या विश्वास के बावजूद सभी के प्रति समावेशी होते हैं। जहां बीजेपी पसमानदा समाज के उद्धार की बात करती आई है, यही वजह है कि निकाय चुनाव में कई पसमानदा समाज के लोगों को टिकट दिया गया। वहीं बीजेपी पसमानदा समाज के जरिए मुसलमानों में अपनी पैठ बना रही थी। अब सूफी संतों को अपने साथ जोड़ बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास की राह पर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जोड़ने का काम नहीं करती है। वो सिर्फ विश्वास और विकास पे काम करती है और पब्लिक उनके ऊपर विश्वास कर रही है। जनता, देश की जनता जो है, सब देख रही है कि हमारे साथ कौन भेदभाव का राजनीति करता है, कौन नहीं करता है। मोदी जी हैं कि एक भी किसी भी अपने देशवासियों के प्रति कोई भी भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। वो जो भी अपना लाभ है पब्लिक पूरी जनता को देती है, पर देशवासियों को, सारी जनता को मिलता है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो अपना राशन, और चाहे शौचालय, चाहे घर, ये सब किसी की कास्ट देख के नहीं दिया गया। मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेके चलना है और देश को आगे बढ़ाना। मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ खड़ा है। पहले की गवर्नमेंट हमेशा बांटती थी कि मुस्लिम को अपना वोट बैंक बता के हमेशा बीजेपी को डरा के, बीजेपी का चेहरा दिखा के कि बीजेपी है, मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, ये तमाम बातें कहती थी। लेकिन 10 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी और यहाँ स्टेट में भी। अपने यहाँ कहीं से ऐसा कोई, अब एक आध घटनाएं अगर हो जाती हैं तो उसको जांच होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोदी जी के साथ हम लोग हैं और आगे भी रहेंगे। चाहे यहाँ का चुनाव हो, चाहे कहीं का भी चुनाव हो, चाहे सेंट्रल चुनाव हो, चाहे स्टेट का चुनाव हो। देश में एक बहुत बड़ी आपदा आई, कोरोना नामक। उसके बाद मोदी जी द्वारा एक वैक्सीन का निर्माण हुआ। क्या वो वैक्सीन किसी जाति विशेष समुदाय को देखकर लगाई गई, या किसी व्यक्ति से पूछा गया कि आप अल्पसंख्यक हैं या मुस्लिम हैं या ब्राह्मण हैं या OBC हैं या दलित हैं? कहीं पर भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का कार्य हुआ। जो लोग इस तरीके का विषय रख रहे हैं, आज समाज में भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं कि मुस्लिम उनके साथ है, दलित भाई उनके साथ है, OBC उनके साथ है, ब्राह्मण उनके साथ है, क्षत्रिय भाई उनके साथ है, वो सिर्फ अपना लाभ चाह रहे हैं और अपनी सरकार को लाना चाह रहे हैं। जनता हित से उनका कोई मतलब नहीं है, जनता की मूल समस्याओं से उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपना राजनीतिक लाभ सिद्ध कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का विश्वास के साथ कार्य करती नजर आ रही है, सभी को जोड़ने में जुटी है। चाहे वो दलित की बात करें, चाहे वो अन्य समाज की बात करें। वहीं आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जिस तरीके से एक अहम बैठक की गई, उसमें सूफी संतों को कहीं ना कहीं साथ लिया गया, अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों को लिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा समाज को अपने साथ एकजुट किया, उसके बाद सूफी संत को अपने साथ करते हुए नजर आए और अल्पसंख्यक मोर्चा को, तो इन सभी को एकजुट करके लोकसभा 2024 के चुनाव में पूरी तरह से जो 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, उसको पूरा करते हुए नजर आएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि हम सभी वर्ग, सभी समुदाय को अपने साथ लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं इसी का ये नतीजा है कि लगातार हमको लोग पसंद कर रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि जब सभी समुदाय और मुस्लिम समुदाय के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किन रणनीतियों, किन मंथन के साथ लोकसभा 2024 के चुनाव में विजय पताका फहराती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मंगल पांडे के साथ मैं जय त्रिपाठी, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। तो देखिए अब सबको समझना बहुत ज़रूरी है, इस पूरे पिक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले अब बीजेपी ने पसमानदा समाज को अपनी ओर करने की पूरी जद्दोजहद लगाई, पसमानदा समाज के प्रति अपनी जो भावना है वो प्रकट की, पसमानदा समाज के लोग बीजेपी से जुड़े और आपने देखा निकाय चुनाव में उसका नतीजा भी देखने को मिला। अब सूफी संत जो हैं उनको बीजेपी अपने साथ जोड़ने की पूरी जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में सूफी संतों के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बीजेपी के यूपी के मुख्यालय में, और इस दौरान कई सूफी संत वहाँ मौजूद थे। उनसे बात किया गया, उनको बताया गया कि कैसे बीजेपी सूफी संतों के लिए काम कर रही है, कैसे बीजेपी हर वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सूफी संतों से आग्रह किया गया कि वो योगी और मोदी दोनों की गवर्नमेंट की में जो चलाए जा रही योजनाएं हैं उनके बारे में जाएं और लोगों तक बताएं। और क्योंकि जो सूफी संत होते हैं वो भी सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग होते हैं, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे में इसलिए ये चीज़ जो है बड़ी खास हो जाती है, सूफी संतों के साथ ये मीटिंग काफ़ी खास हो जाती है और ये एक बड़ी पहल है। आपको बता दें, मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि गैर जो हिंदू हैं उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए, उनको अपने साथ जोड़कर चलना चाहिए, जिस पर अब बीजेपी काम भी करने लगी है ग्राउंड जीरो पर। अब सूफी संत अगर आपसे जुड़ते हैं और सूफी संत अगर आपके साथ आ जाते हैं तो ऐसे में देखिए कई चीज़ें बड़ी आसान और सरल हो जाती है कि जब उर्स के समय में भी वो लोग अपने गानों के माध्यम से, उर्स होते हैं, अपने गानों के माध्यम से भी वो बताएंगे कि किस तरह से देखिए काम किया जा रहा है और कई लोग उनसे जुड़ जाते हैं। सूफी संतों से कई लोग जुड़ते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। ऐसे में बीजेपी ने ये भी एक प्लानिंग तैयार की है कि जहाँ पर उर्स हो वहाँ पर बीजेपी के लोग जरूर जाएं। तो ऐसे में ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि उर्स में भी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं वो भी अब पहुँचेंगे और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हम सबके साथ हैं और सबके साथ मिलकर हम सबका विकास करेंगे और सबको साथ में लेकर सबको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं धर्मेंद्र कुमार जी, आपका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र कुमार जी, MY फैक्टर पर चलती थी जहां सपा, अब ऐसे में तो पसमानदा समाज भी भदौरिया जी के पक्ष में, आपने देखा निकाय चुनाव में किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया पसमानदा समाज ने, और अब सूफी संतों को अपने साथ जोड़कर चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव था, जो आप लोग एक बोलते थे हिंदू मुस्लिम, उस चीज़ को वो ख़त्म करने की जद्दोजहद में लगी और उसी में काम भी कर रही है और हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तब सर कैसे आप लोग की राजनीति फिर चमकेगी? पहली बात तो जो समाजवादी पार्टी थी वो कभी किसी समीकरण के तहत काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी का मतलब था कि समग्र रूप से हमारी विचारधारा को मानने वाले किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी रीति रिवाज को मानने वाले लोगों, उनको सब लेकर चलते थे। आपको शायद याद होगा जब नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी, तो उनके अगल बगल बैठने वालों में अगर मोहन सिंह जी थे तो बगल जलेश्वर मिश्रा, भूषण त्रिपाठी थे, तो उनके बगल बैठने वालों में बेनी प्रसाद वर्मा थे, तो अवधेश प्रसाद जी थे। तो हमने कभी किसी समीकरण के तहत राजनीति नहीं की है। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी का काम था जिसकी नींव ही एक वर्ग विशेष के विरोध पर पड़ी थी, वो किस तरह जोड़ पाएगी। इन्होंने अभी इनके एक सांसद ने पूरे एक जात समुदाय को आतंकवादी कहा, एक पूरे जात के उस कौम को टारगेट करके लोकसभा के अंदर किस तरह से भद्दी गंदी बातें कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर उनको जरा भी चिंता होती हमको किसी समाज के लोग जोड़ना है, कार्रवाई करते, अलबत्ता कार्रवाई की। उन्होंने उसको उनका प्रमोशन किया और उनको कई जगहों का प्रभारी बना दिया। तो इनकी मानसिकता साफ है। दूसरी बात, जब आपके तो संगठन है, जब शुरू से लेकर के आज तक आपने संगठन में कहीं कोई भागीदारी नहीं दी, कैबिनेट में कोई भागीदारी नहीं है,
तो आप किस तरह मानते हैं कि किसी को जोड़ लेंगे? इनकी ये सही है, ये चूंकि हिंदुस्तान में रहने वाले जो तमाम लोग हैं या हिंदू जिनकी ये हिमायती किया करते थे, उसको जातियों में बांटने का काम करते थे। अब वही काम एक ऐसे वर्ग के लोगों के बीच में पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये तय मानिए मनीष जी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 3-4 चुनाव में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लगभग 4 चुनाव हो गए और सेंटर का 2 चुनाव हुआ, 14 और 19 का, 17 और 22 का। इन दोनों चुनाव में 14 और 19 का, इन दोनों लोकसभा के चुनाव में जो एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी गई थी, आज की डेट में उसमें बताने के लिए इनके पास भी एक भी नहीं। इन्होंने कहा था महंगाई समाप्त कर देंगे, इन्होंने कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारों को नौकरियां देंगे करोड़ों में, इन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे, नए स्कूल खोलेंगे। जो स्थितियां हैं, गरीबी दूर करने क्या कहा, ये धीरे धीरे ये स्थिति हो गई, गरीब बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, मध्य वर्ग की कमर तोड़ दी। जीएसटी और नोटबंदी ने जो देश की अर्थव्यवस्था की जो जिस पटरी पे चल रही थी उसको डिरेल कर दिया। तो इस तरह इनके पास बताने के लिए इन्होंने 350 के सिलेंडर को 1000 पहुंचा दिया। तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, तो इस तरह से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, तो मैं बस 30 सेकंड अपनी बात करूंगा। 175 ऐसी सीटें हैं देश के विभिन्न कोनों में जहां भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है, जहां पर शून्य है, लड़ाई में भी नहीं है, जमानत भी नहीं बचेगी लोकसभा की। 200 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये करीब 200 और 175 मिलकर के एक बड़ी संख्या हो जा रही है जहां हमको लगता नहीं कि इनका अस्तित्व रहेगा। तो पूरी तरह से ये बात से मुतमईन हो चुके हैं 2024 में हम सत्ता से हटने वाले हैं। ये तमाम चीजें जो व्यग्रता है, कहीं इजराइल भाग जाते हैं, कहीं किसी वर्ग विशेष पर टिप्पणी करने लगते हैं, तमाम देखिए प्रधानमंत्री जी सनातन और उसकी बात करने लग गए हैं। तो ये इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है, सोशल मीडिया का युग आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। यही तो है, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आ गया। ठीक है, चलते हैं। ठीक है भदौरिया जी, जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, उसकी शुरुआत थी, इनका एक ठीक है। धर्मेंद्र भाई आते हैं ना, आप जवाब भी ले लेते, जवाब भी ले लें, आपका जवाब भी ले लें। भदौरिया जी जवाब दीजिए। मरीज जी की आवाज आ रही है? जी 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 बोलें। मरीज जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आज मुसलमान देश का समझ चुका है कि चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ मुसलमान को यूज किया है और बेवकूफ बनाया है। इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक कहावत है ना कि किसी के सामने सिर्फ थोड़े से टुकड़े फेंक दो और बेवकूफ बनाते रहो। इन्होंने बाकी मुसलमानों को कुछ नहीं किया। आज मुसलमान, अगर हमारे नेता का जो नारा है, हमारे नेता का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जब हम उज्ज्वला की गैस लाए तो हमने उसमें जाति धर्म नहीं देखा, सबको जल दिया। तो सबसे ज्यादा लाभ आज अगर कोई हुआ है तो वास्तव में मुस्लिम समाज हुआ है। इसी तरह हमने 1 करोड़ से ज्यादा मकान दिए हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ आज से हुआ है तो मुस्लिम समाज हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही आप देखो, आज ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को जो है मकान मिले हैं। इसी तरह से अन्य योजनाएं हमने, चाहे आयुष्मान भारत को, इसकी योजना हो, अन्य योजना हो, सब ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से लाभान्वित हुआ है। तो मुस्लिम समाज इस बात को आज अच्छी तरह समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के ये 10 साल का जो होने जा रहे कार्यकाल में कितना लाभ हमसे हुआ है, ना तो वो 8 साल कांग्रेस के में हुआ है और ना ही समाजवादी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में आई वहाँ उसको कुछ लाभ मिला है। तो वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए, इसलिए अब वो इनसे वो बात कर चुके हैं। तो ये दोनों ही पार्टियां आज बौखलाहट में है कि हमारा एक वोट बैंक था जिसको गुमराह करे रहते थे और वो हमारे साथ बना रहता था। अगर आज हम उनके लिए अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अच्छे कॉलेज बना रहे हैं, हमने ये कहा है कि मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ मदरसे की पढ़ाई के, अरे बीच में ना बोले स्वामीनाथ जी, आपकी आवाज हमें बहुत बढ़िया सुनाई दे रही। ठीक है, आ रहे स्वामीनाथ जायसवाल जी आपके पास आ रहे हैं, इनको बात पूरी करते हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। ठीक है, आप बोलिए ना। अब सुने तो आज देश का मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी है, तो हर जाति
का ख्याल नहीं किया है। जाति मजहब पंथ, अब इन्होंने देखा कि 2024 में से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो ये और इन्होंने कार्ड खेल दिया, बोलो जाति जनगणना। ठीक है भतुर जी, ठीक है। अब स्वामीनाथ जायसवाल जी के पास चलते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी है, तमाम तरह के आप लोग एलिगेशंस लगाते रहे हैं हर मंच से। बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, बीजेपी स्वास्थ्य में कर रही है, मुसलमान कर रही, वो तो जोड़ रही है मुसलमानों को अपने साथ और एक कदम आगे बढ़ा रही है। ये तो अगर 19% मुस्लिम है, आबादी है देश के अंदर, तो कहीं अगर उसमें से 8 से 10% भी इधर आ गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी आप लोग के लिए? फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं ये लोग को। आज याद आया गया कि मुस्लिम हमारा डीएनए है, वो भी हिंदुस्तान का है। ये कल कहते थे इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, यही लोग एजेंडा बनाए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि मुस्लिम का डीएनए भी है, अपना डीएनए है। और ये आज जिस तरह से मुस्लिम की आलाप रहे हैं और मुस्लिम में भी बांटने का काम पसमिंदा मुस्लिम और इनको अलग अलग कर रहे हैं, तो इस तरह का इन्होंने जो शुरू किया है षड्यंत्र, लेकिन यहाँ का जनता समझ गई इनके चाल चरित्र और चेहरा को। आने वाले सेमीफाइनल मैच शुरू है 5 राज्यों का चुनाव में, इनका खाता भाजपा का खोलना मुश्किल हो गया। आज इनकी स्थिति वो हो गई है कि बौखलाहट के समय में हम चुनाव सर पे है 24 का, और 5 राज्यों का तो मुस्लिम याद आने लगा और सूफी संत याद आने लगा। इतना दिन तक ये लोग सोए थे, यानी रजाई तान के तब तो ये देशद्रोही होते थे। भरे पार्लियामेंट में सांसद को, मुस्लिम सांसद को जातिगत और उसको किस तरह से बोला गया, आतंकवादी से लेकर क्या क्या बोला गया, वो मैं आपके चैनल पे नहीं कर सकता हूँ। और उस जो रमेश बिगुड़ी कहने वाले 2 बार के सांसद 3 बार के एमएलए, उसके बाद उन्होंने उनको चेतावनी दी जाती है। वही विपक्ष का, हमारे इंडिया गठबंधन का कोई सांसद रहता तब तक उसको जेल करा देते हैं लोग। तो ये अहंकार में जो घमंड में चूर छू रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा दल, देश का जनता समझ गई है। माकूल जवाब 140 करोड़ जनता देने जा रही है। ये समाज को आन जो बढ़ाने की जगह पर तोड़ने का काम, जब उत्तर प्रदेश में एक विधायक के लिए टिकट नहीं मिलता, लोकसभा में नहीं टिकट मिलता है और लगते हैं मुस्लिम और हिंदू की बात कर रहे हैं, तो टिकट कहाँ दिए रहे मुस्लिम उम्मीदवारों को? एक तरफ नफरत की आप राजनीति बात करते हैं, हिंदू मुसलमान कौन शुरू किया है देश में? शुरू करने आज सबको, मुस्लिम को भी मालूम है कि राजनीति ध्रुवीकरण खेल खेल रहे हैं कि आया चुनाव तब का देख रहे हैं हमारे डूबती हुई नाव को किस तरह से किनारे किया जाए। तो मुस्लिम को, पसमिंदा मुस्लिम को, सूफी संतों को जुटाओ, फिर मजारों पे जाओ, फिर चादर चढ़ाओ। इतना दिन सोए पड़े थे वहाँ पे। योगी जी कहते हैं कि हम मुस्लिम का ये कर देंगे, वो कर। धर्म को देखिए, यहाँ का जो भारतीय है, भारत का कोई नागरिक है तो सब अपना है। कि आप तोड़ने का काम तो यही लोग शुरू किए हैं। आज जोड़ने का अच्छा बात है कि जोड़ने का बात कर रहे हैं, लेकिन भागीदारी भी तो होनी चाहिए, उन पर विश्वास भी तो होना चाहिए। आप खाली राजनीतिक विश्वास जगाने के लिए उनको आप एजेंडा बना रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं, मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि राजनीति ध्रुवीकरण करने के लिए ना हमको लोकसभा में टिकट दिया जाता है, ना हमको रखा जाता है, और ना हमको स्टेट में दिया जाता है, भाजपा द्वारा टिकट दिया जाता है, ना हमें कहीं किसी एजेंडे पर खड़ा किया जाता है। जब चुनाव आते ही एक नया समीकरण जोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, एक सवाल है। अब स्वामीनाथ भाई साहब, ठीक है, हो अब सुन तो लीजिए, एक सवाल भी है। आपने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने मतलब जो बोला, अगर कोई और बोलता तो उसको जेल पहुंचा दिया जाता। हिंदू को लेकर ना जाने सनातन को लेकर कितने बयान दिए गए हैं सर। आप ही के यहाँ के खड़गे जी के लड़के ने भी दिया, स्टालिन ने भी दिया, इतने लोग दिया, उनको जेल हो गई क्या? कोर्ट भी केस किया गया है, भाजपा जो है केस किया गया उस पे। जो तो ये तो आप भी कर सकते हैं ना। हमारा धर्म है और सनातन तक कोई नहीं बोल सकता है। जो बोला उसको तो दंड मिलेगा, जो कोर्ट बैठा हुआ है। और रही बात, इन्होंने सनातन को कौन सम्मान रखने का बात भारतीय जनता पार्टी करती है। इधर देखिए, हम लोग सनातन को मानते हैं। देखे होंगे आपको 5 राज्य का टिकट बांटना था, तो हम लोग पितर पक्ष में नहीं, और माता रानी का शुरुआत होते हुए पहले तो आपके पैनल पर आपको माँ दुर्गा नवरात्र का बहुत बहुत शुभकामना आपको भी सर, आपको देता हूँ। और इस
सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका मंगल कामना हो। माँ दुर्गे, माँ जगदम्बिके सबको सद्बुद्धि दे, देश के प्रधानमंत्री को भी सद्बुद्धि अच्छा दे कि सबको एकता और अखंडता भाईचारे के पास। और राहुल गांधी को नहीं मिलना चाहिए, मतलब माता जी से आप नहीं मनाती है, राहुल गांधी जी को भी सद्बुद्धि दें। राहुल जी तो एक सूत्र में बांधने का काम मतलब माता जी ने एक अलग से कृपा दे रखी है राहुल गांधी जी को। सुनिए, पहले आप भी वही चले जाते हैं ना, आप भी पैनल में आप भी बैठ जाइए, काहे को एक गरीब करते हैं? वो तो उनको पर स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए सुनिए ना, अच्छा नहीं लगता है ना, सुनिए, अब सुन कर लीजिए, अब अच्छा नहीं लगता है कि आप राहुल गांधी को भूल जा रहे हैं। हम तो याद दिला रहे हैं राहुल गांधी को। गांधी जी तो एक सूत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, वो भी हमको ना बीच बीच में वो दिखते हैं कभी कभार, कलाम से लेकर हिंदू का चोला पहले कभी कभार दिख जाते हैं ये हमारा एजेंडा रहा भारत जोड़ने में। भारत जोड़ रहे हैं, आज भी भारत को जोड़ रहे हैं, आज भी देश को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं और एक तोड़ने का काम कर रहे हैं। मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं, नफरत का बाजार लगा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि मणिपुर में आज तक कोई चैनल इतना जितना इजराइल को कवर करने पहुंच जाता है, मणिपुर कोई नेशनल मीडिया चैनल नहीं जाता है, क्योंकि ये देश का देख रहे हैं, देश का डबल इंजन की सरकार मणिपुर पर चर्चा नहीं करती है और बंगाल पर चर्चा नहीं करती है, राजस्थान पर चर्चा नहीं करती है, बिल्कुल है ना, नहीं पहुंचती है। लेकिन आप लोग तो कर सकते हैं ना सर, बीजेपी नहीं करती, आप तो कर ही सकते हैं। बीजेपी नहीं करती, आप तो कर ही सकते हैं सर। एक बेटी को ठीक है, बाथरूम उसका रेप होता है, उस पर नहीं हाँ सर, ठीक है, सही कह रहे हैं सर। राजस्थान में इस तरह की न जाने कितनी तमाम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम लोग को दुख इस बात का है कि आप लोग तो किसी पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सेंगर जैसा विधायक रेप करता है। हाँ तो सर वो जेल में है सर, क्या कहाँ है सेंगर, कहाँ है, अब कहाँ रह गए सेंगर? अब सेंगर नहीं रह गए सर, अब सेंगर नहीं रह गए, हवा हो गए सर, अब सेंगर नहीं रह गए। चिन्मैया रेप करता है। हाँ तो सर ऐसे लोग ना अब है नहीं, ऐसे लोगों को समाज पूछ नहीं रहा, दुखकारता है ऐसे लोगों को। अभी तो रोज उत्तर प्रदेश में रेप हो रहा है, नया डेली निकल रहा है। ठीक है, कहाँ रहते हैं भाई? ठीक है, अरे सर हम तो यही रहते हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, एक नया जो है आपके यहाँ, बोटी काट दिया जाता है। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, ठीक है ना। राजस्थान याद दिलाते हैं, जब मणिपुर की बात होती तो राजस्थान हाथ पहुंच जाते हैं। हमारे डॉक्टर भदौरिया साहब बड़े भाई को ये सब चर्चा करने देते, आप खुद पहुंच जाते हैं। अरे सर हम तो पूछेंगे ही आपसे ना, हम भी तो सवाल पूछेंगे। सवाल पूछे नहीं, अब हम नहीं, अब आप चाह रहे हैं, अब स्वामी भाई साहब आप चाह रहे हैं हम सवाल ना पूछें, हम चुप बैठ जाए एकदम, आप बोले हम सुने, इधर उधर करते रहे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब को पूछने दीजिए। नहीं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे आप पर पास, ठीक है, आ जाएंगे, ठीक है। धर्मेंद्र भाई, हिंदू अब देखिए एक और बड़ा सिगुफा चल रहा है आपके यहाँ ही है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं, हिंदू महासभा के कारण हुआ है। अब सर ये कहाँ से इंसान लेकर आए हैं आप कि ये इतने ज्ञानी इंसान को आप लोग कहाँ से लेकर आए? कौन सी किताब ये पढ़ते हैं, कौन ये हम लोगों को ही बताएं, उस किताब का ज्ञान हम भी लेना चाहेंगे सर। ये कहाँ से ज्ञानी इंसान लेकर आए हैं आप? देखिए, ऐसा स्वामी प्रसाद जी के विभिन्न बयानों हम लोगों ने हमेशा उस पर हमारा कोई इत्तेफाक नहीं, लेकिन ये बात सही है कि बंटवारे के समय हिंदू महासभा गठन हो चाहे मुस्लिम लीग का गठन हो, इन लोगों का धार्मिक आधार पर गठन हुआ और दोनों लोग जो है, कोई हिंदू राष्ट्र की मांग, कोई पाकिस्तान की मांग अलग से करते चले आ रहे थे। और एक बात और जान लीजिए, आप शायद अगर इतिहास पढ़ेंगे तो जो रेगुलेशन, चूंकि आम जनता को ना हिंदुस्तान अलग बनाने से, पाकिस्तान बनाने से कोई सरोकार नहीं था, वो कभी बंटवारा आम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन चंद चुने हुए, सो काल्ड चुने हुए लोग, जो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और मुस्लिम लीग की सरकार थी, सबसे पहले बंटवारे का रेजोल्यूशन वहां से पास हुआ। ये ऐतिहासिक तथ्य, इसको पढ़ लीजिएगा, तब आप फिर स्वामी प्रसाद जी को अलग रखिए, लेकिन इस विषय पर अगर जब बात करनी होगी एक दिन जरूर रखिएगा कि बंटवारे के मूल बिंदु सहित भदौरिया साहब की तैयारी करके आए और बतावें कि पहली बार जो हिंदू महासभा की सरकार थी, मुस्लिम लीग के समर्थन से, उसने ही सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के, हिंदुस्तान के बंटवारे का रेजोल्यूशन अपने सदन से पास किया था कि नहीं पास किया था। उसके बाद चीजें गौर हो जाती हैं और इसमें बहुत डिबेट हो सकता है, तमाम जिम्मेदार लोग हो सकते हैं उसके, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर जिस तरह से हिंदुओं को आप लोग घेर रहे हैं ना, वो आप लोग के लिए मेरे ख्याल से नहीं समझ में आएगा कि आप लोग के लिए वो सही हो जाए।
क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों के लिए ही बाद में दिक्कत पैदा करेगा। और ये आप आने वाले लोकसभा चुनाव में देखेंगे, आप भले ही उनको नहीं निकाल रहे पार्टी से, क्या कर रहे ना जाने वो आपके लिए क्या कर रहे नहीं कर रहे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ ये मुसलमानों की, जो आप लोग कहते हैं जो पहले मुसलमानों की बात नहीं करते थे आज मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, बुरा तो नहीं कह रहे ना, कर तो रहे ना, तो उसमें यहाँ पर तो बुरे पे बुरा कहा जा रहा है सर। मुसलमानों का अपीजमेंट करने के लिए तो भाजपा परेशान है सबसे ज्यादा दिखाने के लिए। आपने खुद ही बताया, इसका विषय ही देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के प्रति एकदम चिंतित नहीं थी, बुरी तरह से उनको दूर कर रखा था मुख्य निर्णयों से, मुख्य धारा से, आज उनके लिए इनके लेकर के उनको लालिपाप आ रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र है। लेकिन जो ऐतिहासिक चीजें हैं, अगर इतिहास पे चर्चा हो तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो इतिहास में अच्छाई या बुराई जो भी हुई है गलतियां, उसको कभी धोया नहीं जा सकता। और फ्यूचर का जो भविष्य का निर्धारण होगा, इतिहास से हमेशा सबक सीख करके, उससे ज्ञान लेकर के, उसका अध्ययन करने के बाद ही आगे निर्णय और अच्छे बुरे की पहचान की जा सकती है। तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि बंटवारे की बात के, बंटवारा का जो रेजोल्यूशन था उसने वो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार में पास किया हुआ था। दूसरी जो देखिए, आज तुम 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों का मूल एजेंडा है पूरे विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का, वो इनके वादों पर हम केंद्रित जाएंगे। जो जनता को इन्होंने सुविधाएं देने की बात की थी, आज वो कहाँ है? 15 लाख रुपए देने कहा था, वो तो बात बता दिया जुमला है। किसान की आय दोगुनी करने की बात थी, हो सकता है चुनाव में भी कहे जुमला है। नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, हो सकता है अमित शाह जी आज कहें तो एक जुमला था। पढ़ाई की बात थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात थी। अलबत्ता जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और संस्थान हैं, जो अच्छे अच्छे स्कॉलर्स तैयार किए, वैज्ञानिक तैयार किए, नेता तैयार किए और अधिकारी तैयार किए, अच्छी विचारधारा के लोगों को पैदा किया, उन पर उंगली उठाना इनका सगल बन गया है। तो नया तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुरानी चीजों को हमेशा जो है ये उंगली उठा करके उस पर धूल ठोकने का काम करते रहे हैं। इतने बड़े बड़े संस्थान IIT, IIM से लेकर के विश्वविद्यालय जिनका दुनिया में एक स्थान है, उनको भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से देखती है आपने देखा। तो उनके विश्वविद्यालयों का अनुदान देने के लिए बिहार में प्रधानमंत्री जी गए थे और बहुत लंबी लंबी बातें की, और विश्वविद्यालय को 1 रुपया नहीं दिया। वहाँ नीतीश जी उस समय इनके मंच पर ही थे और इनके साथ से बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री जी के ले गए थे। देने के बजाय उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने से चले। तमाम फीस देख लीजिए, हर विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ गई है। तो ये वैचारिक रूप से जनता को पंग बना देना चाहते हैं। बाकी आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है, मध्य वर्ग की कमर टूट गई है, टैक्स ले लेकर के सुविधाओं के नाम पर शून्य है। किसान खून के आंसू रो रहा है, छात्र नौजवान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, किस तरह से तनाव में जी रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर दिख नहीं रहा है। अभी नई शिक्षा पॉलिसी ले आए तो और बंटाधार करने जा रही है, क्योंकि इनका विजन क्लियर नहीं है। इतिहास को बदल देना चाहते हैं, ये अपना साहित्य छाप करके उन नौजवानों को पढ़ा करके उनको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। सारा सेंट्रलाइजेशन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ठीक है। भदौरिया जी जवाब दीजिए। हिंदू महासभा सर है इसमें, लेकिन अभी हम बताएंगे, अभी धर्मेंद्र भाई को थोड़ा इतिहास भी बताएंगे, लेकिन आप जवाब दीजिए भदौरिया जी। मनीष भाई, धर्मेंद्र भाई आ जाते हैं कि रटी रटाई एक कैसेट दिमाग में लगा के बस उसको आगे शुरू कर देते हैं। जो समाज इन्होंने कहा कि हिंदू महासभा की सरकार और जिन्ना सरकार, अरे ये सरकारें कब बनी थी? देश आजाद होने के बाद कांग्रेस सरकार थी, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। हिंदू महासभा की सरकार कब काम कर रही थी? मुझे तो आज मेरे तो निगाह में है नहीं, अगर इनकी निगाह में है तो थोड़ा हमारे पास भी उसका प्रूफ भेज दें, हम भी देख लेते हैं कि हिंदू महासभा की सरकार कब बनी थी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्या नाम ये जो है ना मुसलमानों को ये कहते हैं वो कहते हैं। अरे जनाब, मुसलमान आपने मुसलमान किया है, हमने नहीं किया है। हमने तो ये कहा है कि हमारे सभी भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले सभी भारतवासी हैं और सबके लिए सामान्य अधिकार होना चाहिए। हम तो इस निगाह से देखा है। हमने उनके मदरसों में भी कहा है कि मदरसे की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की भी शिक्षा होना चाहिए, विज्ञान की भी होना चाहिए, अंग्रेजी की भी होना चाहिए। मगर आप चाहते थे सिर्फ अब मदरसा पढ़ो और जाहिल बन जाओ, इससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें वोट देते रहो। मगर हमने कहा नहीं,
इन्हें कंप्यूटर भी होना चाहिए, इन्हें सारी इंजीनियर भी बने, ये आईएएस भी बने, आईपीएस बने, मगर आप लोगों की ये सोच नहीं थी। तो ये मनीष जी, इनकी सोच सिर्फ ये रही है किसी तरह से दोनों ही पार्टियों का। जब जब देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर को इन्होंने कांग्रेस ने अलहदा क्यों किया? सिर्फ इसलिए तो किया कि एक धर्म विशेष का वोट हमें मिलता रहे। इसी तरह समाजवादी उत्तर प्रदेश में करती रही। आप सोचिए कि 4-5 बार समाजवादी की सरकार बन चुकी और इन्होंने उत्तर प्रदेश से निकल के अपना कहीं कुछ नहीं खड़ा कर पाया। और 10 साल पुरानी पार्टी जो है ना, वो आम आदमी पार्टी है, वो इनसे आगे निकल गई, उसने 2 राज्यों में सरकार बना ली। तो इनकी सोच ही तो नहीं थी ना, इनकी सोच संकीर्ण थी, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए, आज वो भी खत्म हो चुकी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने आके आज शासन बनाया है, आज जिला स्तर पर वहां मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियर कॉलेज बन रहे हैं। इनके टाइम कितने इंजीनियर कॉलेज थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे? आप थोड़ा बता दें। आप अगर आपको जी मालूम हो आंकड़े हो तो ये क्या है, कितने आईआईएम, कितने एम्स इन्होंने बना दिया? मेरे हमारे पास तो जिला स्तर पे आंकड़े हैं, जिला स्तर पे। भदौरिया साहब केवल धर्मेंद्र भाई सुन लीजिए, आ रहे हैं ना, धर्मेंद्र भाई आ रहे हैं, सुन लीजिए ना, पहले उनकी आप सुन लीजिए ना। उन्होंने बीच में नहीं बोले, आप भी सुने। देखा होगा, हाँ ठीक, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, हाँ, मुझे बोलिए, बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इस तरह की डिबेट पसंद करता भी नहीं। हाँ ठीक, बोलिए सर। बिल्कुल मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि आप गूगल पे देखिए, जिला स्तर पे हमने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर कॉलेज बना दिए और इसी तरह से स्कूल बनाए, प्राइमरी और मिडिल स्कूल हमने जगह जगह बनाए। आपके टाइम कितने थे? आप बता दें, कितने थे आपके टाइम? सिर्फ एक काम हुआ है कि एक परिवार का जो है ना, दोनों ही जगह विस्तार हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो। मुलायम सिंह जी जब राजनीति में आए थे, मैं फिर वही बात को लेके आऊंगा, मैं बार बार लाऊंगा इस बात को, जब वो राजनीति में आए थे तो वो सिर्फ बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे बहुत पुराना और हो उनके गया पास एक साइकिल हुआ करती थी। बहुत पुराना हो गया है जाए ये सुने नहीं, हमें बार बार कहना पड़ेगा, इन्हें बताने पड़ेगी ना कि इन्होंने क्या किया है देश के लिए, वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक साइकिल थी, आज उनके पास पैसा है भाई, मुख्यमंत्री बन गए, पैसा है, ठीक है, ठीक है। अरे तो इतना पैसा कहाँ से आया? मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि इतना पैसा सर जांच वाच है, आप लोग बैठवा दीजिए ना सर, भदौरिया जी जांच वाच बैठवाइए तो ना तो इनके पास कोई इंडस्ट्रियल थी, ना अखिलेश के पास कोई इंडस्ट्रियल है। जांच वाच बैठवा दीजिए भदौरिया जी, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी आगे, ठीक है। सुने और मनीष जी, आप ये देखिए, अखिलेश के होटल आज विदेशों में बन रहे हैं, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश को इन्होंने लूटा है। और आज कर रहे हैं जाति धर्म की बात। आज इनको डर ये बैठ गया है कि मुस्लिम समाज इनकी जो है ना सोच को पहचान चुका है, इसलिए इनसे दूर भाग रहा है। ठीक है, तो ठीक अब ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज दूर भाग रहा है, देखिए सोचने वाली बात है। और इसका आपने निकाय चुनाव में एक परिणाम, छोटा सा परिणाम भी देखा था, पसमानदा समाज, फिर अब सूफी समाज। सूफी समाज वो लोग हैं जो हर जाति की बात करते हैं और वो लोगों के बीच में जाते हैं। अगर इनके बीच में बीजेपी ने अच्छी पैठ बना ली तो वास्तव में, वैसे भी आप लोग का उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का बाहर भी अस्तित्व कहीं ना कहीं उस पर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी आप लोग मुसलमानों की तरफ आप लोग अपना बड़े नज़र से देखते हैं भाई कि आप ये लोग वोट करेंगे, कोई करे ना करे ये वोट करेंगे। तो ऐसे में इनको इनकी और पैठ बनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हमारी आपके बीच में जो दूरी है वो दूरी ख़त्म करनी चाहिए और जो भी बातें हैं उसको बैठकर बात करके ख़त्म करें जाए। देखिए, ये जैसे हमारे बड़े भाई भदौरिया जी बोल रहे हैं, ये अभी दिल्ली दूर है और जिस तरह से मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं और दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, आपको मालूम होगा कि पूरे देश के मुस्लिम जान रहे हैं कि कौन पार्टी जात धर्म पे चलती है और हमेशा बांटने की राजनीति की है। अब इनको याद आ रहा है, पसमिंदा मुसलमान में भी बांट रहे हैं, पसमिंदा कर रहे हैं, तो कभी ये बोल रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि यह जात धर्म का शुरुआत तो इसी पार्टी से शुरू हुआ। ये कभी देखिए, हमारे नेता अगर पहले के IIM, IIT और ये ऐसे संस्था, इसरो जैसा संस्था नहीं बनाते तो वैज्ञानिक नहीं। ये लोग कहते हैं कि हम खाली धर्म और कॉरिडोर बना देते हैं, मंदिर में पुजारी बनेगा, फिर पुजारी
उसके बाद पुजारी का तो कौन बेटा बना बनेगा, था पुजारी स्वामीनाथ का जायसवाल पोता जी? आप ही बनेगा। लोग थे ना, आप ही लोग तो अब थे। सुनिए ना पहले, 55-60 साल भैया। आप ही थे, आप ही तो बनाएंगे ना, और कौन बनाता? हाँ, तो हम बनाएंगे तो कहते हैं आप कुछ बनइबे नहीं किए। हाँ। हम बनाए हैं तो उसे स्वीकारने के लिए भी शर्म आता है हाँ। कि जो हम किए, हम तो कहते हैं अटल जी जो किए उनका सम्मान करते हैं। जो जो अच्छा, कितना प्रधानमंत्री जो आईआईटी काम और कितना किया है, वो बता, एम्स बनाया है आपने, ये भी बता दीजिए जरा, कितना अरे आईआईटी पहले कितने एम्स सुनो बनाए? ना, पहले इतना समय में हम जो किए हैं, पहले अरे सर, आप 70 साल रहे हैं, आप कह रहे सुनिए, सुनो, सुनिए आप बताइए ना पहले कितना की, हम भी 70 जानना साल में चाहते हैं कितना आईआईटी सुनिए कितना एम्स पहले बनाया आप? 70 साल में 55 लाख करोड़ कर था, अब 100 लाख 55 हो गया, 155 लाख करोड़ कर्ज हो गया। हाँ। ये नहीं देख रहे हैं आप, तो बहुत बड़ा लॉलीपॉप बताते हैं। हाँ। पहले ये भी बताइए ना कि देश पे कर्ज 9 साल में 3-4 गुना हो गया। जहाँ देश पे कर्ज कितना था भैया, 55 लाख करोड़ कितने साल में? 70 साल में। और जब देश पे कर्ज बढ़ा कौन रहा है? तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करके अपना जो दिखा रहे हैं लॉलीपॉप, देश में काम कहाँ हो रहा है? बेरोजगारी में युवा खोज रहे हैं अपने अर्थव्यवस्था की कमाई। 1 मिलियन और ये डॉलर दिखाते कि इतना हम उस देश से आगे चल रहे हैं। अरे जोड़, पहले पाकिस्तान से हम आगे, तो बार बार न्यूज चैनलों पर दिखाता था कि पाकिस्तान में टमाटर इतना किलो, फिर बीच में क्या हो कि टमाटर भी भाव बढ़ गया हमारे हिंदुस्तान में। तो इस तरह से देश का अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुआ। युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी कहे कि 2 भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, 15 लाख काले धन खाते में आएंगे। ये सब जुमलों का बरसात भाजपा के बाद देख रहा है जनता दिन रात। 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल होने जा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी, इनकी औकात समझ में आ जाएगी कि इन्होंने क्या जनता के साथ धोखा किया है, जुमलों का बरसात किया, महंगाई दिन रात किया है, नोटबंदी इनका नाकामी, जीएसटी इनका नाकामी। अब ये भरने जाएंगे पानी में, देख लीजिएगा इनका खत्म हो गई अभी जवानी, क्योंकि नहीं आना है दोबारा इनको। क्योंकि जिस तरह से देश में झूठ का बौछार मोदी की सरकार करते आई है, जुमलों की बरसात, जिस तरह से देश की जनता युवाओं को गुमराह, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तरह तरह का ज्ञान की 14 के बाद देश आजाद हुआ। पहले तो कंगाल था, देश घुटनों पर चल रहा था। ठीक था, पहले सोने का चिड़िया बोला जाता, अब तो बेरोजगारी का चिड़िया बोला जाता है भारत। जहाँ रोजगार G20 होता है, पूरे देश विश्व के लोग आते हैं। आने के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े पोस्टरबाजी, CNBC चैनल इंडिया गेट पर खड़ा होकर कहता है कि देश के प्रधानमंत्री अपना चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक प्रधानमंत्री नहीं किए। जी बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति वियतनाम जाके कहते हैं कि जहाँ ह्यूमन राइट और जहाँ पे पत्रकार स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस देश का क्या हाल है। और इस देश का कोई भी विजिट होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देश का प्रधानमंत्री करना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री ऐसे डरपोक रहेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। क्योंकि विश्व का चैनल आया था, सवाल करता ह्यूमन राइट्स पर, सवाल करता मणिपुर पर, सवाल करता हिंदू मुस्लिम पर, सवाल करता नुहू पर, तो इनको जवाब देना पड़ता है। इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो सवालों का जवाब नहीं देते हैं प्रधानमंत्री? देश का है कोई अपने देश में प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो सवालों का जवाब नहीं देते? प्रवक्ता बन जाइए, अच्छा रहेगा। अरे हम सर पूछ रहे हैं आपसे, स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप भाई साहब ये हम लोग पर तंज मत कसिए, हम लोग का कसरत को फायदा होता नहीं है। वोट हम लोग नहीं आप लोग को दिला पाएंगे, हमसे हमें तंज कसेंगे, वोट नहीं मिलेगा आपको। हम ये कह रहे हैं कि जब विदेश जाते हैं तो वहाँ पत्रकार सवाल पूछते हैं ना उनसे? नहीं, जवाबे नहीं देते हैं वहाँ पर। तो सवाल इंडिया में क्यों नहीं देते? इंडिया में उन्हीं का मीडिया चलता है। अरे सर, तो वही विदेशी मीडिया तो वहाँ भी जाती है। ठीक है, सुनिए ना, वो विश्व का क्यों शर्म आ रहा था प्रधानमंत्री जी को? 980 करोड़ खर्चा करने के जगह पर 4100 करोड़ खर्चा करते हैं। यही जनता के टैक्स का पैसा का 4100 करोड़ सोने का, चांदी का, जहाँ सामंतवादी जो सब दिखाते हैं कि हम सोने चांदी में खाते हैं, इतना हम सुखी हैं। 81 करोड़ जनता को भीख की तरह लाइन में लगवा देते हैं, कहते हैं सुखमय है, यानी हम मशरूम खाते हैं तो देश का जनता भी। मतलब कुल मिलाकर स्वामीनाथ भाई साहब, जो पीएम करते हैं वो गलत है। मतलब जो पीएम करते हैं वो गलत है। राहुल गांधी जाकर विदेशों में बद पिटवा देते हैं हिंदुस्तान की, वो ठीक है, वो ठीक है। बाकी जो पीएम कर रहे हैं वो गलत है, यही है ना? पीएम मोदी तो कुछ सही कर ही नहीं रहे, यही है ना? नहीं, मोदी जी क्यों सही कहे? 2 करोड़ नौकरी कहे थे। अरे हम कह रहे हैं सर, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे पीएम, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना। आप कह रहे कुछ नहीं कर रहे पीएम मोदी। आपका हिम्मत होता तो भाजपा के नेताओं से। अरे सर वही जा रहे थे, हम वही जा रहे थे सर, वही जा रहे थे। आप हमारी हिम्मत की बात कर रहे हैं, हम वहीं पर जा रहे थे। आपके भी खाते में आ गया है क्या 15 लाख? शायद आ गया होगा आपका, इसलिए तो आप इतना
उनका तारीफ करते रहते हैं। हाँ 15 लाख सर, आ सही गया कह है रहे हैं। आपका। हमारे और- खाते में तो कांग्रेस ने भी बड़ा पैसा डलवाया नहीं, सर। कांग्रेस ने पत्रकारों दिया का नहीं, तभी तो हम लोग- पत्रकारों का कितना सम्मान राहुल गांधी सुनिए, करते हैं वो भी करते जानते हैं, हम वो भी पत्रकार जानते हैं इस सर। समय- कौन कितना पत्रकार इस सम्मान समय- करता है पत्रकारों का वो अपना जानते हैं होगा- सर। पत्रकार इसीलिए अपने बेचारे सम्मान को- बेचारे जो देखिए, पत्रकार है ना वो बेचारे रह जा रहे हैं। पत्रकार अपने सम्मान को खुदे खोते अरे जा रहे कुछ हैं। नहीं सर, आप एक जैसे आदमी लोग का- आप सर, जैसे सुनिए, लोग जो है ना, एक आदमी आप का जैसे चमक- नेता सुनिए लोग भाई, जो है बस अब एक- क्या हो एक गया है आदमी का- कि एक- पत्रकारों एक- पर हमला करो, बाकी नेताओं पर पहले- हमला करने से अरे आप लोगों को तो- कुछ मिल नहीं रहा अरे है। भाजपा ठीक के है, लोग नहीं करते हैं क्या? ठीक है, आदमी तो का हम कब चमक- कह रहे हैं सर नहीं करते? वही तो कह रहे हैं कि चमन हम लोग तो बेचारे हो गए, पत्रकार बेचारे हो गए सर, पत्रकार बेचारे हो गए। कांग्रेस तो अलग, बीजेपी तो अलग, सपा तो भाई अलग। मेरे सुनिए, चरण चुम्बन एक ही आदमी का करोगे, देश विपक्ष अरे महाराज, का चरण पत्रकार चुम्बन को- आप तो लोग सुनिए कीजिए पहले, अपने नेता मेरा का। बात- हमें मेरा चरण बात तो चुम्बन से आप कुछ नहीं बातें मिलने करने वाला। देते हैं। ऐसा कह नहीं रहा है कि हूं कि मोदी जी देश आ के जाएंगे। सुनिए ना, चौथा स्तंभ स्वामीनाथ सुनिए जायसवाल जी, पहले। मोदी जी आ आप जाएंगे, बोल कहेंगे लीजिए, चलो बोल बेटा लीजिए तब मैं आज बोलूंगा, तुमको हम या तो शॉपिंग बोलने कराते दीजिए, हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है आप बोल- महाराज, सुनिए ना, बोलने ही नहीं देंगे ये तो चरण कैसे होगा? चुंबकीय जो आप लोग एक- शब्द निकाले हैं ना, आप बोल आपकी नहीं- जो बोल- नेत्री है सुप्रिया सुनिए श्रीनेत, हमारी, वो उन्हीं को अरे सूट भाई, करता है। पत्रकारिता सुनिए जोड़कर पहले, अपनी आप लोग चरण चुम्बी अपनी करके इच्छाओं एक को ही लेकर आदमी पहुंच का- गई थी आपके यहाँ। एक- तो हमें ना एक ही बताइए आ- सर, है ना, एक ही आपके यहाँ आदमी- ऐसे लोग भरमार पड़े हैं, तो हमें ना बताइए सर। हम लोग एक ही पत्रकार है, आदमी सच्चे का पत्रकार है, किससे चमचागिरी क्या आप सवाल लोग पूछना है। किस ठीक है बात भदौरिया पर जी। बता रहा हूं, एक ही आदमी का चमचागिरी करते हैं, हाँ। इसलिए तो इतना सम्मान आप लोग का होता है। हाँ, क्या देश का सर विपक्ष का आवाज सम्मान नहीं वही उठा तो सकते? कह रहे हैं ना, देश कितना का आवाज सम्मान है वो उठाने हम का- जानते हैं। आप देश वो हम के आपका भाई भी समय साहब- देखे हैं। भाई साहब, देश का आवाज उठाने के लिए चौथा स्तंभ आप लोग माने जाते थे, लेकिन अब चरण चुम्बन एक ही आदमी हाँ का भाई करता है। सर, और एक इसमें चीज वही आप लोग पता जब नहीं, ये चरण चौथा- चुंबन जो सुनिए, है सुप्रिया चौथा श्रीनेत के- ने आप लोग को सुनिए एक पहले, शब्द पकड़ा दिया सुनिए, है, और इसको चौथा उड़न के खटोला बाद- की तरह आप लोग चौथा के लेकर बाद उड़ते तो- रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, ठीक है भदौरिया जी, तो देखिए सवाल ये है भदौरिया जी। शुरू हुआ, चौथा के बाद चांद भी निकला है, चौथे के बाद हाँ तारे ठीक है निकल रहे हैं। सर, सर हो गया, अब सर हो गया, हम पर तंज हो गया सर, ये जनता को बताइए सर, हम पर तो तंज हो ही गया। हम लोग तो खबर दिखा। सुनिए ना स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, सुनिए ना स्वामीनाथ जायसवाल जी, अगर मीडिया ना हो तो एक खबर के बारे में आप जान नहीं पाएंगे। मीडिया ना हो तो एक खबर के बारे में जान नहीं पाएंगे आप। अरे मीडिया ठीक है, नहीं जान पाएंगे महाराज, नहीं दिखाता। अरे सुनिए स्वामीनाथ भाई साहब, आप एक बड़े नेता है, सुनिए ना, आप एक बहुत बड़े नेता, बहुत अच्छे नेता है स्वामीनाथ भाई साहब। भैया सुनिए, मीडिया अगर भक्ति छोड़ दे, नहीं सुनिए ना, अरे भक्ति सुनिए ना, आप सुनिए। अरे चलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, मान लेते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। तो जब भक्ति कर रहे हैं, सुनिए अब बात तो पूरी सुन लीजिए, अब तंज कस दिया है, सवाल जवाब भी ले लीजिए। हम भक्ति कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं आप लोग? क्यों बुलाते हैं मीडिया को? हम लोग क्यों बुलाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिम्मत है प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग मत कीजिए, है हिम्मत आपकी बंद करने की? है स्वामीनाथ जायसवाल जी, हिम्मत है? हिम्मत हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारा नहीं क्यों करेंगे? आप मीडिया को क्यों बुलाते हैं? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को क्यों इनवाइट करते हैं आप? मत किया कीजिए, है हिम्मत स्वामीनाथ जायसवाल जी? हिम्मत नहीं है सर, फिर बोलते हैं चरण चुंबकीय और तमाम तरह के पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। महाराज तो हमें ना बताइए, पहले खुद में इतनी कैपेबिलिटी लाइए, इतनी हिम्मत लाइए, ठीक है, तब बात कीजिए, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर हम बात बंगाल की करेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, हम बात राजस्थान की करेंगे तो आपके यहाँ प्रियंका गांधी जवाब नहीं दे पाएंगी। राहुल गांधी से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब कर लिया जाए अगर राजस्थान के बारे में, तो जवाब नहीं दे पाते हैं सर। क्या बात करते हैं आप, हमें ना बताइए। हिम्मत है, राजस्थान के बारे में राहुल गांधी बोल सकते हैं, एक जवाब नहीं निकलता। भाजपा का अगर बात ठीक है भदौरिया जी, प्रधानमंत्री पर सवाल ठीक है सर, हो गया ना, हो गया भदौरिया जी, हो गया भदौरिया जी, ठीक है सर। हम देशभक्त है, हमारी देशभक्ति आपके सर्टिफिकेट से नहीं चलती है। आप लोग देशभक्त बन जाइए, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते हैं सर, देशभक्त आप बन जाइए। हम आज जैसे लोगों का आप लोग साथ देते हैं तो देशभक्त आप लोग बन जाइए। आतंकियों का साथ मत देने वाले लोग हमें ना समझाए देशभक्ति, हमें मत समझाइए देशभक्ति, हमें मत समझाइए देशभक्ति। ठीक है भदौरिया जी, ठीक है जायसवाल जी, मणिपुर जाके ठीक है सर जायसवाल जी, हो गया सर, हो गया ना, ठीक है ना, क्यों नहीं मणिपुर? वही कहना, बड़ी चिंता थी तो राजस्थान के बारे में सर, मणिपुर के बारे में बहुत बातें हुई है राजस्थान भी सर, मणिपुर के बारे में बहुत बातें हुई हैं, राजस्थान के बारे में बात हुई। कर सकते हैं, हिम्मत है, प्लेटफॉर्म है आपके पास, कर सकते हैं। बोलिए गहलोत सरकार गलत कर रही है,
उसके उस वक्त जो है वो सही नहीं है। आपसे प्रधानमंत्री 5 क्या बात कर रहे हैं? वो हमारे नहीं, आपके भी हैं। आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। सुनिए ना, सुनिए ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए क्या? नहीं, राहुल गांधी प्रधान, ठीक है सर, हो गया भदौरिया जी, ठीक है भदौरिया जी, सवाल ये है भदौरिया, ठीक हो गया साहब, स्वामीनाथ भाई साहब, सबसे ज्यादा सर जवाब देने में पेट दर्द आपका होता है। आप हम सवाल दूसरा ले जाते हैं रोजगार पे, तो सर वही पूछ रहा हूँ सर मैं। सर पहले आप सुनते नहीं है ना, बात तो दिक्कत ही है। सरकार से सवाल करने के लिए आप लोग ना एक तरफा नहीं चलना चाहिए। सरकार से सवाल, पहली बात तो सर सरकार से भी सवाल होता है, वो आप जिस चश्मे से देखेंगे वही होगा। ठीक है भदौरिया जी, सवाल ये है कि यहाँ पर देखिए नौकरी की बात है, यहाँ पर भाई 2 करोड़ नौकरी की बात है, यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यहाँ महंगाई की बात है, यहाँ पर बात हो रही है भाई पेट्रोल डीजल की, यहाँ बात हो रही है गैस सिलेंडर की, जिसे आपने अभी फिलहाल सस्ता किया है, इससे पहले जो है ये अभी 1100 साढ़े 1100 रुपये मिल रहा था। तो भदौरिया जी भाई 15 लाख जिसे आपने जुमला बता दिया, जिसे कह रहे हैं कि स्वामीनाथ जायसवाल जी कह रहे हैं शायद हमारे खाते में आ गया, अब पता नहीं, ठीक है। और लेकिन भदौरिया जी अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को लेकर सरकार सचेत क्यों नहीं है? या तो जब बोला गया तो सोच समझकर बोला जाता, अगर वो नहीं दे पा रहे थे तो वो अगर उनको लग रहा था कि हम साल भर में 10 नौकरी देंगे तो आप 10 बताते, कि हम 20 नौकरी देंगे हम 20 बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये झूठ बोलकर, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, सर ये क्या जनता के बीच में मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, ये आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। भदौरिया जी, राजस्थान में कांग्रेस ने कहा था कि 11 की गिनती आप 1 से शुरू करेंगे, 11 आते आते तब तक हम किसानों का पूरा कर्ज कर देंगे। तो किसान इस बात को मान बैठे कि कांग्रेस ने कहा है तो ये बिल्कुल होगा, और किसानों के जितने पुराने कर्जे बैंकों के पड़े थे तो किसान निश्चिंत हो गया, इतना कर्जे तो माफ हो ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने जो बैंक के पैसे थे वो नहीं भरे, तो वो 11 की गिनती तो खत्म हो गई और 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। किसानों की जमीन जरूर कर्जे की वजह से बैंकों ने नीलाम कर दी, मगर इन्होंने कर्जा खत्म नहीं किया। इस तरह के इनके बातें होते। अभी ये कह रहे थे चरण चुम्बक मीडिया, अरे इनकी जो नेत्री जो इन्होंने जो ये स्वरूपा बनाया है, वो नेत्री कितनी अच्छी है जग जाहिर है, दुनिया जानता है कि वो नेत्री की क्या है। मुंह से जब भी बोलती है तो वो इतने घटिया शब्द बोलती है कि लोग सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो एक एंकर थी और बस जहाँ उनको टिकट मिला वो दौड़ के चली गई चुनाव लड़ने को, और हुआ क्या कि उनकी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त ऐसी नहीं हुई, बुरी तरह से हुई, जो मतलब जमान जब्त भी करो सम्मानजनक मानते हैं, मगर उनकी तो उस पर भी नीचे चली गई, 5000 वोट नहीं ले पाई। तो वो इनकी जो है चरण चुम्बक और ये जो लेके आई। अब इनकी और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जब 2014 में सरकार हमारी केंद्र में आई तो हमने दिल्ली में देखे थे 2500 सरकारी बंगले ऐसे थे कि जिनका ना तो कोई सरकार से लेना देना, ना कोई वो राजनीतिक पार्टियों के कोई नेता और वो सांसद विधायक थे, बंगले इन्होंने दे रखे थे। उसमें वो 40 साल से कुछ लोग तो रह रहे थे, उनके हुए बच्चों की शादियां हो गई। इस तरह से दुरुपयोग हो रहा था, मगर वो क्या कर रहे थे, कांग्रेस के हित में 2 लाइनें लिखा करते थे, कांग्रेस की जय बोला करते थे। इस तरह के लोग उसमें रह रहे थे, कुछ को जो है ना एनजीओ बना के और सिर्फ कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, और करोड़ों कांग्रेस उनके फंड में पैसा डाल रही थी। गवर्नमेंट का जो सरकारी पैसा है खजाने का उनके खाते में जा रहा था। तो हमने आखिर वो 2500 बंगले सबसे पहले खाली कराए। आज वो सरकारी बंगले सरकारी अधिकारियों को और जो विधायक सांसदों को मिलते हैं, किसी एरे को नहीं दिए हैं। तो चरण चुम्बक ये थे कि हम है, ठीक है, इन्होंने समय कम है। जायसवाल जी एक सवाल है, जायसवाल जी इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जानते कहां पर है? राजस्थान में है सर। सरकार किसकी है जायसवाल जी वहां पर? तो गहलोत खराब होंगे तो जनता जवाब देगी। आ गया है समय, चुनाव का है समय। अब लीजिए, आप कह रहे हैं कि अब जनता जवाब देगी। मैं कह रहा हूं सर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में, उसके बाद हरियाणा में है। मैं दोनों नाम बता दे रहा हूं, राजस्थान और हरियाणा। अब ये बताइए हरियाणा में
ये है, ये तो बेकार है, ये लोग तो कुछ बीजेपी कर ही नहीं पा रही। आप बताइए, आप लोग अभी बता रहे दिन हैं, हाँक बता रहे रहे थे, क्या कर रहे हैं सर, अब बताइए। सुनिए का धैर्य रखिए। 261 लाख करोड़ में कल छत्तीसगढ़ में किसानों को माफ कर दिया। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं सर, पहले उसकी बात बताइए। क्यों मैं अपने सरकार का बात जो वादा किया था, सुनिए पहले, राजस्थान से भी आ रहा हूँ पहले, सुनते जाइए। और 42,000 नौकरियां दिया, 380 अंग्रेजी स्कूल खोला आदिवासी गरीब मजदूरों का बच्चा को पढ़ने के लिए। और उसके बाद गरवा गुरवा नरवा बारी एक योजना चलाया जो गोबर गौमूत्र खरीदने का काम किया। जो 2500 रुपया भत्ता युवाओं को देने की बात थी वो देना शुरू कर दिया। महिलाओं को 3000 रुपया भत्ता देने का बात छत्तीसगढ़ सरकार की वो देना शुरू कर दिया। और हम निरंतर जो वादा, जितना किसान का लोन माफ और बिजली बिल हाफ और 2500 रुपया क्विंटल 5 साल तक एमएसपी से ज्यादा धान खरीदा। और आया कर्नाटका में हम 5 मुद्दों से आए, 5 हम चालू कर दिए। उस हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू करने की बात सर छत्तीसगढ़ नहीं सर, राजस्थान पूछ रहा हूँ। राजस्थान में अब आ रहे हैं हम, सुनते उसमें आ जाइए। तो हम पूरे राज्य का बता रहा हूँ, पूरे राज्य पर भी हम आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ का भी मालूम है, लेकिन पहले राजस्थान बताइए ना। हम सुनिए, राजस्थान में 25 लाख रुपया हम मेडिकल फ्री सेवा किसी भी सरकारी और चाहे गैर सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में, इतना बड़ा योजना कोई नहीं लाया है जो हमारे अशोक गहलोत सरकार ने लाया। ये कब लाए थे? और मोबाइल, अरे आपको मालूम है नहीं है कितना बड़ा जर्नलिस्ट? पूछ रहे कब लाए थे सर, वो पूछ रहे कब लाए थे? बड़ा जर्नलिस्ट नहीं मालूम है? अरे सर वही तो पूछ रहे कब लाए थे, वो मुझे मालूम है, वो मैं पूछ रहा हूँ कब लाए थे ये बताइए। 2 साल से ऊपर हो गया ये। चलिए आगे। 2 साल से ऊपर हो गया। आप शायद सोए हुए थे, नहीं जानकारी हो। हमको जानकारी नहीं थी सर। बेरोजगारी बताइए सर, बेरोजगारी कितनी दूर की? बेरोजगारी का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, गहलोत सही बोल रहे हैं, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है वहाँ पर। ये भी पढ़ा कीजिए धर्मेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे सर, 10 सेकंड। योजनाओं के बारे में नहीं मालूम सर योजना सर हमको सब मालूम है, राजस्थान की एक एक योजना गिना देंगे, बीजेपी समय की भी और कांग्रेस के समय की भी योजना के गिना देंगे, और कितनी मिल रही है ये भी बता देंगे। ठीक है धर्मेंद्र भाई, आप जवाब दीजिए। मनीष जी, भदौरिया जी बोल रहे थे, तो मैं 2-3 बातों का जवाब दूंगा। एक तो आप मणिपुर, राजस्थान, बंगाल और हरियाणा की बात करते हैं। अच्छा होता प्रधानमंत्री जी अगर चारों सरकारों को निकम्मी मान रहे थे, चारों को बर्खास्त कर देते। पहले मणिपुर करते, हरियाणा करते, राजस्थान कर देते, बंगाल को, या चारों पर डिबेट लोकसभा में कराते आगे आकर के, हम लोग अप्रिशिएट करते। दूसरी बात, जिस तरह से अभी हमारे भदौरिया साहब बोल रहे थे कि नहीं, मैं उनको याद करा दूं कि पहली बात तो जो एंकर है उनके वो आप बेहुदा शब्द प्रयोग कर रहे थे। आप उसके पहले आप प्रधानमंत्री जी के शब्दों को याद कर लें कि किस तरह से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय का शब्द प्रधानमंत्री जी ने अपने जबान से किया। तो उंगली उठाने के पहले उधर ध्यान दें। दूसरी बात उनको शायद याद न हो, सावरकर जी 1937 में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने सबसे पहले कहा था, आज भारत को एकात्मक और सजातीय राष्ट्र नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके विपरीत मुख्य रूप से 2 राष्ट्र हैं, भारत में हिंदू और मुसलमान। सबसे पहले सावरकर जी ने कहा था, जो इनके सवाल का जवाब देंगे। एक सेकंड पूरा कर लूं, बिल्कुल दूंगा। और 1943 में जो इनकी हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग की सरकार थी, सबसे पहले उसमें जीएम सैयद द्वारा प्रस्ताव पास किया गया और वायसराय को सिफारिश की गई। सर उस पर आ जाएंगे सर, इतिहास पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र भाई, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय और तमाम तरह की बातें कही। आज मैं इस चीज को भी क्लियर कर दे रहा हूं। मुझे बस एक चीज बताइएगा, यहाँ पर स्वामीनाथ जायसवाल भी जुड़े हुए हैं, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं 10 सेकंड में आपसे चाहूंगा। धर्मेंद्र भाई ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कभी नाम लिया है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जिसको कहा गया है जो सम्मानित नेत्री हैं, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं, आप लोग कहते हैं उनको कहा गया है, लेकिन उन्होंने कभी नाम लिया है? नाम की बात बताइएगा, हाँ या ना? गलत डिफेक्ट कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम लोग भी कह देते हैं क्यों मिर्ची लग जाती है। सुनिए सर, अब मैं बोलूं सर, किसी को मिर्ची नहीं लगती है। अब मैं बोल दूं, आप नाम लिया है हाँ या ना? नाम लिया है कि नहीं? कड़ी पार कहने पर क्यों बुरा लग जाता है? सर मैंने बस हल्का सा सवाल पूछा, हाँ या ना? नाम लिया था उन्होंने?
नहीं, बात ये नहीं, बात बस अब मैं आपको बता दे रहा हूं, समय कम है सर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जितने भी भाषण दिए जाते हैं उनका नाम लेकर कहा जाता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी मर जा, पता नहीं तमाम तरह के शब्द कहे जाते हैं। उसको जरा सुनिएगा। फिलहाल हमारे पास समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारी इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।